यह एक आयोजन जो हुआ है, इस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में इसकी एक बड़ी भूमिका कैसे हम स्थापित करें, इस दृष्टि से हमें विचार करने की आवश्यकता है। संस्थानों की, क्योंकि इसे हमने शोध संस्थान का स्तर प्रदान किया है, कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ें, कैसे पूरे विश्व में बौद्ध दर्शन पर शोध हो और उन्हें जन जन तक पहुंचाया जाए। यह इसका जो मूल उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, इसकी अवधारणा है, इसे हम मूर्त रूप प्रदान करें, इसका इम्प्लीमेंटेशन करें। इस दृष्टि से यह 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ जो आयोजित किया गया काफ़ी सफल रहा, क्योंकि जो रिपोर्ट यहाँ पर निदेशक महोदय के द्वारा प्रस्तुत की गई उसके माध्यम से जो पता चलता है कि लगभग 80 शोध प्रस्तुत किए गए। यह अपने आप में प्रदर्शित करता है कि लोगों ने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत उत्साह के साथ में इसे स्वीकार किया है और लोग इससे संबंधित हुए हैं, इससे जुड़े हैं। आगे हम इसे और ऊंचाइयों तक कैसे ले जाएं, इसके लिए कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। एक तो जो टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग भरपूर तरीके से होना चाहिए, यहाँ किया भी गया है, ऑनलाइन इसका पूरा प्रसारण। दूसरा, अभी पाली का जो वेबसाइट के माध्यम से कैसे लोगों तक पहुँचाई जाए, लर्निंग कैसे आसान हो, ये टेक्नोलॉजी है। इसी क्रम में हमें ये भी देखना है कि जो बहुत सारा साहित्य यत्र तत्र बिखरा हुआ है, उस साहित्य को विभिन्न भाषाओं में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम बहुत सारी अन्य भाषाओं में प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक इसका वास्तविक उपयोग न हो पाएगा और न लोग समझ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इसमें हमें मदद मिल सकती है। हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, उनके कुलपति जिसे अभी चर्चा हो रही थी, उनके पास में 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद करने वाले लोग मौजूद हैं। जैसे कोरियन में या कोरिया की भाषाओं में कैसे हम पहुंचाएं, या जापानीज़ में कैसे पहुंचाएं, या जो दूसरे और भी देश हैं उन्हीं की भाषाओं में कैसे हम साहित्य को पहुंचाएं। इस पर यदि यह संस्थान और आगे काम करता है और बढ़िया होगा। इसके बाद में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 6 महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल विद्यमान हैं, जो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि पुरातात्विक और ऐतिहासिक सारे प्रमाणों के साथ में वहाँ पर जो जीवन से जुड़े हुए, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए सारे पहलू वहाँ पर जुड़े रहे हैं। और इसलिए हम इन स्थलों का विकास कैसे करें, तो वर्तमान सरकार जो प्रयास कर रही है और इसके लिए एक खाका खींचा जा रहा है। सारनाथ को हमने लिया है और लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से पूरा उसका विकास की एक कंसेप्ट हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आएँ। इसी तरीके से कुशीनगर है, कुशीनगर के लिए भी लगभग 35 करोड़ रुपए की धनराशि से एक प्लानिंग हमने तैयार की है, जिसमें हिरण्यवती नदी के दोनों तटों को हम लोग सुधारें, वहाँ पर मेडिटेशन के लिए विपश्यना केंद्र इन तमाम जगहों पर विकसित करें, और जिसका संचालन का दारोमदार सरकार न उठाकर इसमें कार्य करने वाली ऐसी संस्थाओं को सौंप दिया जाए, जो वास्तविक में निस्वार्थ भाव से इस ध्यान पद्धति को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए या इसके प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। इसी क्रम में संकिस्सा और कौशाम्बी अभी तक बड़े उपेक्षित से बौद्ध स्थल रहे हैं, लेकिन इन जगहों पर भी हम सुविधाएं विकसित करने के लिए शीघ्र ही कौशाम्बी के लिए भी हमने भूमि का
अधिग्रहण प्रारंभ कर दिया है संकिसा, क्योंकि वहाँ पर भूमि की एक अभी तक अनुपलब्धता विकास में कहीं न कहीं विघ्न डालती आई है। इसके अलावा इन 6 स्थलों के अतिरिक्त 2 और स्थल है जिनका अभी तक के बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचा भी नहीं गया। देवदह है जो उनका ननिहाल रहा है गौतम बुद्ध का, अतरंजी खेड़ा है, इसके अलावा कुछ बौद्ध गुफाएं मिली है जो ललितपुर में मिली है, और अभी चित्रकूट के पास भी कहीं पर हमको अशोक से जुड़े हुए शिलालेख और कुछ ऐसे स्तंभ मिले हैं। इन सभी जगहों को चिन्हित करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, और केवल आकर के अभी तक जो आते हैं वो खंडहरनुमा या जो वहाँ पड़े हुए चीज़ें हैं, शिलालेख हैं जिनको पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनका कुछ भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी और कुछ अन्य भाषाओं में अनुवाद करके, शिलापट बना करके उनको वहाँ पे प्रदर्शित किया जाए, ताकि ओपन गैलरी के माध्यम से चलते फिरते वह इन बातों को, इस दर्शन को, इस फिलॉसफी को समझ सकें, देख सकें और सीख सकें। तो एक धम्म यात्रा भी हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं इन सभी स्थलों से, जो पूरे प्रदेश के अमूमन समस्त जनपदों को कवर करते हुए लखनऊ में ही उसका समापन की अभी योजना है। बाद में जैसा भी सोचा जाएगा, इसके लिए जितने स्टेक होल्डर्स हैं या जो लोग इस दर्शन से या इन मतावलंबी जो जुड़े हुए हैं, उन सबके साथ में चर्चा करके हम लोग अच्छी आयोजना जरूर तैयार करेंगे, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापित इन स्थलों के विकास के साथ ही साथ जो आज का समसामयिक विषय है कि विश्व की शांति, विश्व में किस तरीके से आज हम पूर्ण रूप से इस दर्शन को अच्छी तरीके से लोग आत्मसात कर सकते हैं, इस पर चर्चा होनी अति आवश्यक है। एक पुस्तक है आइंस्टीन एंड बुद्धा, मैकफरलान की पुस्तक है। उनने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि जो एक विज्ञान है, विज्ञान में हम तर्क के साथ प्रयोग के साथ में विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके और फिर एक धारणा पर पहुंचते हैं और फिर उसको मानते हैं कि हाँ भाई साइंटिफिक तरीके से हमने इसको सिद्ध कर दिया है, और फिर इसके आधार पर आविष्कार और खोज आगे बढ़ते हैं। और इस पुस्तक में एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की है कि जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसी के ऊपर उनका मानना है कि एक जो मेटाफिजिकल तौर पर या वैचारिक तौर पर बिना एक्सपेरिमेंट के भी तर्क की कसौटी पर और बौद्धिक दृष्टि से सिद्धांतों को कैसे बुद्ध ने इतने वर्ष पूर्व साबित कर दिया था, यह अपने आप में एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात उनका मानना है। और ये दोनों को वो दोनों की तुलना करते हुए उनका यही मानना है कि जहाँ पर विज्ञान आज बहुत सारे ऐसी बातों को साबित करने में और स्थापित करने में लगा हुआ है, पहली बार विश्व ने गौतम बुद्ध के समय काल में इसी वैज्ञानिकता को दृष्टिकोण के साथ में, विचारों के साथ में वही दृष्टि और वही विजन प्रदान किया था जो आज साइंस कहता है। इसलिए इसे वैज्ञानिक धर्म भी हम लोग मानते हैं, क्योंकि जहाँ शुरू ही उनकी बातें होती है कि मानो मत जब तक आप स्वयं अपने आप इस पर एक्सपेरिमेंट ना करो। एक्सपेरिमेंट यानी मानसिक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है और फिजिकल भौतिक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। मानसिक एक्सपेरिमेंट वहीं से चालू होता है जब आप तर्क पर विचारों के माध्यम से आप शुरुआत करते हैं कि मैं क्यों मानूं, भाई कोई कह रहा है क्यों मान जाऊं, लिखा हुआ है क्यों मान जाऊं, या परिपाटियां चली आ रही है, परंपराएं चली आ रही है, तो मैं कैसे मान लूं। तो ये सवाल, ये क्वेश्चन करना, यह सवाल उठाना, ये अपने आप में वैज्ञानिक दृष्टि है। यह एक तरीके से व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास करना और अपने बौद्धिक कपाटों को खोलना, जो अक्सर बंद करके
हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आज पूरे विश्व में इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि पूरे विश्व में एक छटपटाहट है, पदार्थवाद, मटेरियलिज्म और की चाह, तृष्णा उसे रुकने नहीं देती है, वो उसी में अपना आनंद खोजता है। वास्तव में जब और की चाह होते जाती है, मुझे और चाहिए, ये भी कम है, आज कम है, मुझे 7 पुश्तों की चिंता सताने लगती है। 7 पुश्तों की चिंता सताते हुए जो इच्छाएं बलवती होती है, यह वास्तव में शोषण की ओर ले जाती है। शोषण प्रकृति का भी होता है और समाज का भी होता है। समाज में उन लोगों का होता है जो निरीह है, क्योंकि बिना शोषण के कोई भी व्यक्ति इस पदार्थवाद की दौड़ में आगे नहीं बढ़ता है। ये मूल भावना को अगर समझ लें तो आज बहुत सारे जगहों पर, जापान में एक आंदोलन चल रहा है मिनिमलिस्ट, कैसे हम कम चीज़ों के साथ जिएं, क्या हम कम वस्तुओं के साथ में जीवन यापन कर सकते हैं, कम सामान के साथ रह सकते हैं। और ये यहाँ पर भी, भारत में भी बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के अनुभव प्रारंभ कर दिए हैं। सिंगापुर में एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़ करके आईआईटी के एक हमारे दोस्त वापिस आ गए, खेत ले लिया उन्होंने गांव में, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, मस्त रह रहे हैं। आनंद, वह जीवन का आनंद जिसे आत्मसात करने की जरूरत है, वह वास्तविक आनंद है या वह आनंद है कि मैं एक बड़े 5 स्टार होटल में बैठ करके खूब खाना खाया, खूब मिर्च मसाले दुनिया जहाँ के, और 4 दिन तक पेट पकड़ के बैठा हुआ है। तो वो जो क्षणिक आनंद है वो बाद में दुखदायी बन जाता है जरूर। और यही स्थिति है। कोई कहे कि साहब शादी हो रही है मेरे परिवार में, शादी में दिखना है, सजना है, मुझे बताना है कि मैं सबसे अनोखा हूँ, अलग हूँ, और वो बड़ा अच्छा कपड़ा सिलवाता है, बड़े दर्जी के पास में जा कर के खुद सिलेक्ट करेगा, परिवार के 10 लोगों से पूछा क्यों भाई डिज़ाइन अच्छी है, ठीक लग रहा है ना, इधर गोटा, इधर ये फलाना ढेकाना जो भी। उसके बाद में 20,000 का वो सूट पहन करके घूम रहा है पूरे शादी में, और अगर कोई न पूछे तो जबरदस्ती जा करके हिलेगा कि भाई पूछ तो लो कि कहाँ से सिलवाए हो, बहुत अच्छा लग रहे हो, बहुत अच्छे फब रहे हो। ये उसकी चाह है कि लोगों से, उसमें वह आनंद प्राप्त करना चाहता है कि लोगों से प्रशंसा सुने। यह पूर्ण रूपेण जो बनावटीपन है, दिखावापन है, ये वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं देता, ये वास्तविक मंगल नहीं करता, लेकिन वो लगा हुआ है। और इसी चक्कर में अब वहाँ तो छटपटाहट होती, बुफे सिस्टम में तो कोई यहाँ से घुस रहा है प्लेट लेकर, ये कोई उधर से घुस रहा है, और लौटते समय जो है 2-4 छलका भी देगा, और उसके सूट पे 20,000 के अगर छलक गया तो वहीं पे धुआंधार है ना। वो आनंद कब है ना दूसरा रूप धारण कर लेता है पता ही नहीं चलता है। तो ये जो छटपटाहट है उसकी सुख प्राप्ति की, ये पूरे विश्व में व्याप्त है, और यही उसको स्ट्रेस, तनाव और डिप्रेशन की ओर लेकर के जा रही है। क्यों? क्योंकि वह तुलनाएं करने में लगा हुआ है, वह अगल बगल तुलनाएं कर रहा है, लोगों से तुलना कर रहा है, बच्चों की तुलना कर रहा है, अपनी तुलना कर रहा है, और ये सारा तुलनात्मक गणित बिना किसी वैज्ञानिक आधार के चल रहा है। और जब वह साइकोसोमेटिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, तब जा कर के अस्पतालों में जितना कमाया उतना गंवाया की स्थिति में पहुंच जाता है। और यहाँ जा कर के फिर सब लोग लगे हुए हैं, यार बताओ, है ना, हमारे घर में बेटे का आज बर्थडे था, बुड्ढे को आज ही दाखिल होना था, अब सबको जाना पड़ेगा, इधर से ये करना पड़ेगा। मतलब कितने लोगों का और साथ में अमंगल कर रहा है वो। तो शुरुआत ही, जिसकी बुनियाद ही गलत धारणा पर स्थापित हो जाए, वह आगे जा कर के किस रूप में परिवर्तित होती है यह देखने की आवश्यकता है। लेकिन यह सिखाएगा कौन और किसको सिखाएगा? ये सबसे पहले जो है हमारे जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको सिखाना पड़ेगा। और ये सिखाने वाले कौन होंगे? माँ बाप। हो ये रहा है वास्तव में कि माँ बाप का ये हमेशा रहता है कि पता नहीं आजकल स्कूलों में क्या पढ़ा रहे हैं साहब। बच्चा जब से आता है कभी इधर लड़ता है, कभी कुछ उठा के फेंकता है, कभी यहाँ रहता है। स्कूल वाले कुछ नहीं सिखा रहे, और स्कूल वाले अलग दुखी हैं। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, कैसे बच्चा पैदा किए हैं, या जब से आया कभी इससे झगड़ता है, कभी उससे झगड़ता है। तो माँ बाप दोषारोपण कर रहे हैं, स्कूल वाले ढंग से नहीं सिखा रहे हैं। स्कूल वाले दोषारोपण कर रहे हैं कि माँ बाप ढंग से नहीं सिखा रहे। सिखा कौन रहा है? बच्चा तो बच्चा है।
सीखेगा समाज से सीखेगा, आसपास से सीखेगा। सिखाने के लिए दृष्टि चाहिए, विचार चाहिए। विचार जब बलवती होता है, बलवान होता है, वह विचार ही आगे जा कर के मूर्त रूप लेता है और ये बच्चों में व्यवहार से डाला जाता है। बौद्ध धर्म व्यवहार का धर्म है। बौद्ध धर्म दिखावे का धर्म नहीं है, उसको धारण करना पड़ता है अपने आचरण में, अपने व्यवहार में। और यह शुरुआत होती है सोच से। तो दृष्टि सोच से ही शुरू होगी। मैं किस प्रकार का विचार धारण कर रहा हूं, किसके प्रति क्या सोच रहा हूं, सकारात्मकता, प्रत्येक के प्रति मंगल भावना, न केवल जीवित व्यक्ति के प्रति, यह मंगल भावना वृक्ष के प्रति, यह मंगल भावना जो पशु हैं उनके प्रति, जो भी चारों तरफ है। और यही आगे जाकर के पर्यावरण की भी रक्षा करेगी। तो आज जितनी समस्याएं हैं, यदि इनका निदान हम पा सकते हैं तो बौद्ध दर्शन में पा सकते हैं, बौद्ध धर्म में पा सकते हैं। तब पर्यावरण का संरक्षण भी होगा, तब आपके विचारों की शुद्धता आएगी, सकारात्मकता आएगी। और जब विचारों की शुद्धता आती है, सकारात्मकता आती है, तो ये जो अंग्रेजी दवाई कंपनियों का एक बड़ा व्यापार चल रहा है, ये भी कम होगा। भाई सबसे पहले तो मैं डायबिटिक बनूं, बीपी पैदा करूं। बीपी क्यों पैदा होगा? आप शांत रहना तो सीखिए, मन को शांत रखना तो सीखिए। और यह ध्यान पद्धति से संभव है। ध्यान पद्धति से संभव है। विपश्यना में यही बताया जाता है कि भाई हमने पूरी दुनिया को जानने का ठेका ले लिया है। पड़ोसी का घर 3 मंजिल का हो गया, हमारा 1 ही मंजिल का रह गया, पता नहीं कहाँ से लगता है, अनाप शनाप कहीं से कर रहा है, या इसके कहीं तार जो है दाऊद से जुड़े हुए लगता है, ये जरूर कुछ ला रहा है। 3 मंजिल हो गया साहब, इसकी गाड़ी जो है अभी छोटी गाड़ी से लेकर के बड़ी गाड़ी में बहुत परिवर्तित हो गई। लगातार उसकी सोच है, उसको जानने का। अरे यार वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको छोड़ो, फलाना ऐसा कर रहा है, फलाना ऐसा कर रहा है। सबसे पहले अपने को जानना स्टार्ट कर दीजिए। अत दीप भव, स्वयं प्रकाशित बनिए, स्वयं अपने को जानिए हम क्या है। विपश्यना पद्धति यही आपको धीरे धीरे सिखाती है कि आप अपने अंदर जाइए, अपनी समस्याओं का निदान आप खुद कर सकते हैं और उसको सिखाने की जरूरत है। तो इस समय पूरी दुनिया भर में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने भी यह एक एक्सपेरिमेंट चालू किया है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट, होलिस्टिक मेडिसिन के जरिए ट्रीटमेंट। क्या है होलिस्टिक? केवल अंग्रेजी या एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं, बल्कि अगर उसको ध्यान के माध्यम से मजबूत कर दिया जाता है, विल पावर, तो वह और जल्दी दुरुस्त होकर के जाता है, और जल्दी उसका ट्रीटमेंट में नया आयाम जुड़ जाता है। तो ऐसा करके वह स्वस्थ हो जाएगा। तो जो चारों तरफ की आपाधापी है, लोगों के साथ में संबंधों में खटास है, स्नेह नहीं है, ये खत्म होंगे। तो जो हिंसा है, हिंसा केवल मारपीट की हिंसा नहीं, विचारों की भी हिंसा, लोगों के साथ में झगड़ा हो रहा है, वह भी हिंसा का एक रूप है, इसमें भी कमी आएगी। और फिर सौहार्द बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा तो शांति अपने आप स्थापित होगी और पूरे विश्व का मंगल संभव है, और यह इसी से संभव है। और मैं बधाई देता हूँ आप सभी आयोजकों को कि इस ऐसे बहुत ही रिलेवेंट, समसामयिक, प्रासंगिक विषय पर आपने यह चर्चा की है, और यह आगे और लगातार इसका क्रम जारी रहेगा। समय समय पर वर्ष भर हम लोग ये कराते रहेंगे। जिनको लगता है कि कुछ सुझाव देने हैं, बाद में आप दे सकते हैं। मैं अध्यक्ष शांति मित्र जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो लगातार यहाँ आयोजन करते रहें। और हमारे अनुरोध पर उन्होंने एक बोर्ड में, पहली बोर्ड की जो बैठक हुई संस्कृति विभाग में आने के बाद में, उन्होंने ये तय किया है कि इस सभागार को पहले जिस भी अमाउंट पर लोगों को देते थे किराए पर, बौद्ध दर्शन से, बौद्ध शोध से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम अगर होगा तो उसको वो 50% डिस्काउंट पर देने जा रहे हैं। तो वो आधा उन्होंने बोर्ड में कर दिया है। और उसके अलावा जो कुछ लिखेगा उस सब के लिए पुस्तकें भी प्रकाशित करेंगे। इसमें आपका संस्थान भी मदद करेगा, हम भी मदद करेंगे। और कोई कहीं पर पूरे प्रदेश में आयोजन करता है, किसी भी प्रकार के और आयोजन वो करना चाहता है, लेकिन उसमें एक अच्छी सोच, एक सकारात्मकता का भाव और उसके सार्थक परिणाम निकलें, इस
आधार पर हम लोग इस कार्य को आगे लेकर बढ़ें। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद।